दोस्तों कहा जाता था कि मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पर कौन काबिज होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर कौन पर पूर्ण विराम पूरी तरीके से यहां पर लग चुका है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों एक तीर से कई निशाने लगा दिए गए हैं। एक ही तीर से योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान सबको यहाँ पर किनारे लगा दिया गया है। आखिरकार अब ये साफ हो चुका है कि आरएसएस ने मोदी शाह की जोड़ी के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। जो लोग ये सोच रहे थे कि मोदी के बाद मोदी युग खत्म हो जाएगा, उनके लिए ये बहुत बड़ी बुरी खबर है। सिर्फ मोदी के बाद क्या होगा ये नहीं, अब तो शाह के बाद कौन होगा, इस सवाल का जवाब भी संघ तलाशना शुरू कर चुका है। यहाँ पर 45 साल के 12वीं पास नितिन नवीन को भाजपा ने यूं ही अध्यक्ष नहीं बनाया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है वो नितिन नवीन। दोस्तों ये फैसला आने वाले 30 साल की राजनीति सेट करने की दिशा में पहला कदम यहाँ पर बीजेपी ने लगा दिया है। और इसी पहले कदम में से ये तय कर दिया गया है कि मोदी रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम अगले एक दशक तक भाजपा में मोदी युग चलता रहेगा। जब नितिन नवीन का ये नाम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने आया तो बहुत सारे लोग चौंक गए, खासकर इसलिए क्योंकि खुद बिहार की राजनीति में भी नितिन नवीन को बहुत बड़े चेहरे के तौर पर नहीं देखा जाता था। पार्टी के लिए नितिन नवीन की प्रतिबद्धता ने टॉप लीडरशिप का ध्यान खींचा और यहाँ टॉप लीडरशिप का मतलब जेपी नड्डा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप लीडरशिप का मतलब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। केवल बिहार चुनाव के बाद से ही संघ मोदी शाह के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए जब टॉप लीडरशिप ने नितिन नवीन का नाम आगे बढ़ाया तो संघ के पास मना करने का कोई भी रास्ता नहीं था। सच ये है कि अगर मोदी शाह नितिन नवीन की जगह किसी और को भी खड़ा कर देते तो भागवत के पास उसके नाम पर मोहर लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प यहाँ पर नहीं बचता था। अब कहने को संगठन की तरफ से नितिन नवीन की कार्यकुशलता, पब्लिक कन्वेंट और संगठन की समझ का हवाला दिया गया है। बिहार के 36 गढ़ों के प्रबंधन की भी बात यहाँ पर की गई है। ये भी कहा गया है कि आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं और क्षेत्रीय प्रभारियों की इस फैसले की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि नितिन नवीन की सबसे बड़ी योग्यता अमित शाह के भरोसेमंद होना है। केवल नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनवाकर अमित शाह ने एक तीर से कई शिकार यहाँ पर कर दिए हैं। सबसे पहला शिकार है भाजपा में उनकी क्षमताओं और हैसियत पर जो सवाल उठते थे उन्हें कई सालों के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर खामोश कर दिया गया है। अमित शाह ने यहाँ पर यह भी दिखा दिया है कि पार्टी में वो जिसे चाहे जहां चाहे बैठा सकते हैं और कौन साथ है कौन खिलाफ है इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उनका साफ है, या तो उनका समर्थन करो नहीं तो हाशिए पर डाल दिए जाओगे। दूसरा, इस फैसले से मोदी के बाद कौन, इस सवाल को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों के समय समय पर योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया, शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आया, महाराष्ट्र के करंट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आया, यहां तक कि नितिन गडकरी का नाम भी उछलता रहता था यहाँ पर। लेकिन नितिन नवीन को टॉप लीडरशिप में लाकर अमित शाह ने बिना कुछ कहे इस सवाल का जवाब दे दिया, मोदी के बाद की कुर्सी खाली नहीं है। तीसरी बात, इसी इरादे से संगठन की हर ऊंची कुर्सी पर अपने लोगों को बिठाया जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बने तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मर्जी के खिलाफ जाकर पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। दरअसल अमित शाह नितिन नवीन में एक ऐसा नेता देखते हैं जो उनकी कठपुतली की तरह काम कर सके, बिना सवाल उठाए, बिना बहस किए, पूरी गोपनीयता के साथ निर्देशों को लागू करता रहे। नितिन नवीन एक ऐसे नेता हैं जो आदेशों को बिना किंतु परंतु के मानते हैं। बिहार सरकार में भी वो तालमेल बनाकर चलते रहे ताकि कोई नाराज ना हो सके उनसे। अब यहाँ पर एक और खास बात है, जोड़ तोड़ की राजनीति में उनकी क्षमता भविष्य में बहुत कम आंकी जाती है। नितिन नवीन ज्यादातर बिहार तक ही सीमित रहते हैं, देश भर में उनकी कोई खास बड़ी पहचान नहीं है। वो राष्ट्रीय कद के नेता हैं ही नहीं। उनका कद इतना बड़ा नहीं है कि मोदी शाह की मर्जी के बिना कोई फैसला यहाँ पर ले सके। जो फैसला होगा वही होगा और ऊपर से ही वो तय किया जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो नितिन नवीन हमेशा के लिए मोदी शाह के आज्ञाकारी नेता ही बने रहेंगे। अब यहाँ पर एक और बात है कि नितिन नवीन बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है, उन्हें जितना मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहने वाले नेता हैं और इसीलिए टॉप लीडरशिप के लिए कभी चुनौती नहीं बन सकते। वो कम से कम मोदी शाह के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पूरा बिहार जानता है कि नितिन नवीन का राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है क्योंकि उनका अपना कोई बड़ा जनाधार भी नहीं है। उनकी राजनीति में आक्रामकता कम है, संयम कम है, संवाद और संगठन ज्यादा दिखता नहीं है। वो लो प्रोफाइल में रहते हैं, चुपचाप काम करना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत
ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं और बड़े विवादों से दूरी बनाए रखते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं उनका राजनीतिक करियर के बारे में। 5 बार के विधायक और 3 बार मंत्री रहने के बावजूद वो आज भी लो प्रोफाइल नेता ही हैं। पटना के लोग उन्हें कहते हैं कि उनसे मिलना कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के लिए बेहद आसान है। दिन हो या रात, यही व्यवहार नितिन नवीन को लगातार अमित शाह के करीब लेकर गया है। कहा जाता है कि बिना बिहार चुनाव के बाद ही उनका जो कद है वो काफी हद तक बढ़ गया था और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी कि मोदी जी और अमित शाह जी ने नितिन नवीन को चुना है। अभी तक जेपी नड्डा उनके इशारों पर काम कर रहे थे, अब आगे भविष्य में नितिन नवीन उनके इशारों पर काम करेंगे और ये पूरी तरीके से खतरे की घंटी है आरएसएस के लिए कि कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से फिसलती हुई जा रही है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूं अदर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।